बच्चों हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए देखिए आप ऐसे लिखें कि मान लीजिए कि ये एक रिवर है। रिवर में यहाँ पर वाटर की वेलोसिटी ये है। ज़रा सा नीचे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे वाटर की वेलोसिटी ये होगी। यहाँ आएंगे तो वाटर की वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी। यहाँ आएंगे तो और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी। और ये रिवर का बेड है। तो रिवर के बेड में जो वाटर की वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो और नेग्लिजिबल है। यहाँ से अगर हम z डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ वेलोसिटी v है, और z प्लस dz डिस्टेंस पे गए तो यहाँ की जो वेलोसिटी हो गई, यहाँ इस जगह की वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। अगर बेड से z प्लस dz डिस्टेंस पे गए तो आपसे कोई पूछेगा कि आप जब इस जगह से इस जगह आते हैं तो वेलोसिटी का चेंज क्या है? तो आप कहेंगे v प्लस डेल्टा v यहाँ है और यहाँ था माइनस v, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो दूरी कितने से चेंज करती है? तो आप कहेंगे z प्लस डेल्टा z माइनस z, v से v कैंसिल, z से z कैंसिल, दिस इज ऑफ कोर्स डेल्टा v बाई डेल्टा z। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब एक बात जान लीजिए, किसी भी फंक्शन का चेंज पोजीशन के साथ अगर होगा तो उसको उसका ग्रेडियंट कहेंगे। जैसे अगर यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, वहाँ का टेम्परेचर θ2 है, तो θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगी। अगर यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है और दोनों के बीच की दूरी L है, तो चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन दूरी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर पोजीशन के साथ बदलता है तो हम लोग उसको उसका ग्रेडियंट कहते हैं। अगर यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यानी L डिस्टेंस चलते हैं तो प्रेशर चेंज करता है P1 से P2, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई दूरी दोनों के बीच प्रेशर ग्रेडियंट। तो किसी भी फंक्शन का चेंज उसके डिस्टेंस से होगा, दूरी से होगा, उसको ग्रेडियंट कहेंगे। बाद में ग्रेडियंट बहुत खूबसूरती से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल देखिए, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी की तरह होता है, चेंज इन दूरी दूरी होता है। ये है वेलोसिटी एल टी माइनस वन एंड नीचे एल, तो ये हो गया टी माइनस वन। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों का डायमेंशन एक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों का डायमेंशन एक होता है। अब हम एक्चुअली आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करना चाह रहे थे। आप देखिए, जब ये वाटर का लेयर मूव करेगा तो टॉप का जो लेयर है ये काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नीचे वाला लेयर लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से अटैच्ड हैं और साथ मूव कर रहे हैं, एक फास्ट है और दूसरा स्लो है, फास्टर वाला उसको आगे खींचेगा, स्लोअर इसको पीछे खींचेगा और दोनों के बीच एक ड्रैग का फोर्स होगा। अगर बचपन में कभी आपने 3 लेगेड रेस दौड़ा है, 3 लेगेड रेस में दो बच्चे, एक का दायां पैर दूसरे के बाएं पैर से बांध दिया जाता है। अब एक का बायां पैर फ्री है, दूसरे का दायां पैर फ्री है और दोनों का एक एक पैर बंधा हुआ है और दोनों गले मिलके एक साथ दौड़ते हैं। 3 लेगेड रेस कहा जाता है। जीतता उसमें वो है
जो एक साथ पैर उठाता है और एक साथ गिराता है। यानी दो बच्चे की वेलोसिटी अगर कम ही है लेकिन एक है, तो वो लोग एक साथ पैर उठाएंगे और एक साथ गिराएंगे, तो ड्रैग का फोर्स नहीं लगेगा और वो ग्रुप जीत जाएगा। अगर एक बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 1 मीटर में 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है और दूसरा 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो दोनों के बीच एक बड़ा सा ड्रैग होगा और वो टीम हार जाएगी। तो ड्रैग का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हायर वेलोसिटी वाला आगे खींचेगा, लोअर वाला पीछे खींचेगा। इसी तरीके से ये वाटर के लेयर में भी जो फोर्स लगता है ड्रैग का, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dz, और F/a को हम कहते हैं ईटा dv/dz। तो ये जो कांस्टेंट आया ईटा, ये डिपेंड करता है कि आपकी लिक्विड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच कितना ज़्यादा है, यानी एक दूसरे को कितना ज़ोर से पकड़े हुए हैं। अगर दोनों के बीच का बंधन बहुत मजबूत है तो जाहिर सी बात है ड्रैग का फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक तेज़ी में जा रहा है दूसरा धीमे, तो ड्रैग का फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम लोग पानी में मूव करें तो ड्रैग ऑफ कोर्स क्या होगा, हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ पानी भी चले, तो पानी हमको पीछे खींचेगा, ड्रैग का फोर्स लगेगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए पिच है या शहद की नदी है और उसमें अगर हम मूव करेंगे तो फोर्सेस और ज़्यादा होंगे, और वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ईटा को क्या कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन होगा F/a एंड dv/dz का डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपने देखा है dv/dz का डायमेंशन t-1 है, तो जो होगा ml t-2, एरिया इज L2, दिस इज t-1, तो आपका डायमेंशन हो जाएगा ml-1 t-1, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आप लोग को बताने से कुछ परेशानी होगी। कोई पूछेगा क्या है सरफेस टेंशन, तो आप कहेंगे एक लिक्विड है, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, सरफेस उसको पसंद नहीं है, उसका बस चले तो अपने सरफेस को ज़ीरो कर दे, इसलिए अपने सरफेस को छोटा 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 करना चाहती है, एकदम कम से कम करना चाहती है। एक ख़ास पोजीशन पर आकर के वो रुक जाती है, क्योंकि वहाँ फिर मॉलिक्यूल रिपेल करने लगते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यही चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि क्या है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सरफेस को कम करने की टेंडेंसी है लिक्विड की। अब अगर जो टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट आप जाइएगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सरफेस क्रिएट करने में वर्क करना पड़ता है। वर्क डन इन क्रिएटिंग अ यूनिट सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? वर्क डन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया को क्रिएट करने में जो आप वर्क कीजिएगा वही सरफेस टेंशन है, और वो वर्क लिक्विड के सरफेस पर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो वर्क का डायमेंशन हो गया ml2 t-2 और एरिया का डायमेंशन L2 है, तो इस तरीके से हो जाएगा m t-2, दैट इज योर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन भी आपने लिख दिया। अब और कोई हल्की चीज़ों का डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ। एक और डायमेंशन बहुत इजी है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिख देते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं
कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी। तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में ही कि अगर 2 पॉइंट मासेस हैं तो ये 2 पॉइंट मासेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द mass and inversely proportional to a square of the distance between 2 point masses। ये देखिए F is, ये 2 masses हैं, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो ये जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 है, यानी M1 और M2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब G का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। आप यहां से G को क्या लिख सकते हैं? आप G को लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा, G इज F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। हम लोग बाबू फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, MLT माइनस 2 L2, और ये होगा M2। तो आपका कट जाता है और G का डायमेंशन आता है M-1 L3 T-2। तो आपने G का डायमेंशन भी लिख दिया। इसी तरह से हम लोग हल्के हल्के फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको आसानी से समझते हैं उसी को लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए एक डायमेंशन में लिख देता हूँ, स्ट्रेस क्या है। तो देखिए स्ट्रेस का हल्का सा डायमेंशन हम बता देते हैं। ये देखिए एक वायर है, वायर में F फोर्स हमने लगा दिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इस वायर को यहाँ हमने छत से या किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग करा दिया है, और अगर इस पर F फोर्स हम लगाते हैं तो इसके लेंथ में एक इंक्रीमेंट होता है। इसका अपना लेंथ L है, एंड डेल्टा L इज द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट माने बढ़ा, इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो अब होगा क्या कि चूंकि उसका लेंथ बढ़ गया है तो अपने लेंथ को लौटाना चाहेगा। लौटाने के लिए उसके अंदर एक फोर्स लग जाता है जिसका वैल्यू इस F के बराबर ही होता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम में ये बाहर वाला F और अंदर वाला F दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ड्यू टू डिफॉर्मेशन, चूंकि मैंने उसका लेंथ बढ़ा दिया है, वो अपने लेंथ को लौटाने के लिए जो इंटरनल फोर्स लगाता है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। That force per unit area is called stress, and change in length by original length इसको हम लोग कहते हैं strain। तो strain क्या हो गया? Strain is delta L by L, change in length by original length, और दोनों L है, hence it has no dimension at all। तो आपसे कोई पूछेगा strain का डायमेंशन, तो नहीं। What is a strain? Change in length by original length। stress क्या है? तो स्ट्रेस कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब किसी तरह का भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन वही होगा, MLT माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L2। सो स्ट्रेस हैज अ डायमेंशन
ml-1t-2। अब यहीं पर एक लाइन और मैं बता दूं, इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। जैसे अगर मैंने किसी लोहे के वायर का लेंथ बदल दिया डेल्टा एल से, ओरिजिनल लेंथ उसका एल था, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज ए स्ट्रेस, और लेंथ के चेंज होने की वजह से अंदर जो फोर्स डेवलप किया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो ये हो गया y बराबर हो गया यंग्स मॉडुलस, या इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का कोई डायमेंशन अभी निकाला मैंने, देखिए क्या है, ml-1t-2, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, इट हैज़ नो डायमेंशन एट ऑल। तो यहाँ m0, l0, t0, तो आपने देखा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन भी क्या हो गया, ml-1t-2 हो गया। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वही हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पे इस कंटेनर में कुछ गैस है और यहाँ प्रेशर आपने लगा दिया या F फोर्स लगाया और इसका एरिया A है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर ही कहा जाता है। और अगर इसके वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम V है, तो किसी गैस को जो किसी कंटेनर में रखा हुआ है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है, मैंने प्रेशर लगा के या फोर्स लगा के, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ये पिस्टन का एरिया A है, तो F बाई A को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसी को डेल्टा P भी कहते हैं, चेंज इन प्रेशर। तो अगर आपने चेंज इन प्रेशर लगाया और वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा V बाई V, इसको कहा वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इज F बाई A डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V। वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? तो वॉल्यूम स्ट्रेस का डायमेंशन देखो, ml t-2 बाई L2, और इट हैज़ नो डायमेंशन। डेल्टा V बाई V का कोई डायमेंशन नहीं है। तो आपने देखा अगेन बल्क मॉडुलस का डायमेंशन भी क्या होगा, ml-1t-2। तो हम लोगों ने बल्क मॉडुलस का डायमेंशन भी निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल दिए, G का डायमेंशन निकाल दिया, बल्क मॉडुलस निकाल दिया, स्ट्रेस भी निकाल दिया हमने। तो अब देखिए, मान लीजिए हम एक आध डायमेंशन ऐसा लिख देंगे जो क्लास 10 के बच्चे को नहीं समझ में आएगा, और वो मैं इसलिए लिखूंगा कि आप इत्मीनान रखिए, आप जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए डायमेंशन के लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग जब सरफेस टेंशन पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, या वहाँ पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी सरफेस टेंशन का डिफरेंशन है। तो आप सरफेस टेंशन का डिफरेंशन जान गए, डायमेंशन आपने लिख लिया। जब हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि अगर लिक्विड के दो लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो होता ये है कि दोनों लेयर के बीच एक फोर्स पर यूनिट एरिया अपीयर होता है, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया is called
force of viscous drag, and that force of viscous drag is directly proportional to velocity gradient, and hence F by A is eta dV by dz. Eta is called coefficient of viscosity. अब उसके बाद जो डायमेंशन आते हैं, जैसे मान लिया जाए आपसे कोई कहे रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया, और चूंकि दोनों फोर्स है तो रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ डायमेंशनलेस। तो फिलहाल हम लोग इतनी ही बात जान लेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर बिकॉज इट इज़ डिफाइंड एज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग। या और भी तरीके हैं इसको डिफाइन करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी के टर्म में। तो होता क्या है कि अभी बहुत सारी बात अगर हम लोग कह दें तो आपको परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको परेशानी यहाँ होगी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि L बाई आर का डायमेंशन क्या है। L बाई आर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L बाई आर? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L बाई आर, जहां L आपका इंडक्टेंस है। L क्या है? इंडक्टेंस, और R जो है वो है रेसिस्टेंस। अब देखिए, जो बच्चे 12th में हैं वो तो बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ लोग जानते हैं कि अगर ये कोई कॉइल है और इस कॉइल में करंट फ्लो करती है तो इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है, द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड ये जो फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा एल आई। एल को इंडक्टेंस कहते हैं, और जब करंट चेंज करती है तो फ्लक्स चेंज करेगा, और जब फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी। इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वोल्टेज, ये डी आई बाई डी टी है। तो देखिए, तो L को हम लोग लिखेंगे तो E मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई आई। अब E बाई आई, E को हम लोग लिखते हैं वोल्टेज को I इंटू आर डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई आई, कैंसिल हो जाएगा, ये R इंटू टी होगा। और जब आपसे कोई पूछेगा कि L बाई आर का डायमेंशन, तो कह दीजिएगा R इंटू टी डिवाइडेड बाई आर, सो इट इज़ T, सो इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ M0 L0 T। इसको कहते हैं हम लोग इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो 10th पास करके 11th में आए हैं, वो परेशानी का मामला है कि L बाई आर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम, या इसी तरह से C बाई आर, इसका जो डायमेंशन है, अगर ये मैं C इंटू आर लिखूँ फिर यहाँ परेशानी होगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैं ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको परेशानी होगी। यानी सारे डायमेंशन को आप आज नहीं लिख सकते हैं, और कभी भी फिज़िक्स में मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। फिज़िक्स में विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप फिज़िक्स नहीं पढ़ पाएंगे। फिज़िक्स के लिए ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि समझें। जैसे मैं इसको लिखूँ C इंटू आर, तो C इज़ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर किसी चार्ज को हमने, किसी बॉडी को Q चार्ज दिया और उससे उसका पोटेंशियल V से बढ़ गया, तो हम लोग कह सकते हैं C इज़ इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ C को लिख दिया Q बाई V, और ये R है। Q को I इंटू टी लिख देते हैं, ये R है, और ये V है। I इंटू आर को V लिखते हैं तो V इंटू टी बाई टी, अगेन इट इज़ T। इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और ये 12th में आएंगे थे, जैसे ही आप 12th में आएंगे काफ़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो अब हम लोग इस बात से ज़रा भी परेशान नहीं होंगे कि किस चीज़ का डायमेंशन जानते हैं, किस चीज़ का डायमेंशन नहीं जानते हैं। जो भी सिंपल चीज़ें होंगी उसको हम लोग
देख लेंगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स डायमेंशन आपसे पूछ दे और कहे कि तुम तो डायमेंशन पढ़ चुके हैं, ज़रा बता दो, तो कहिएगा सॉरी, अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का डायमेंशन बताएं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड दिस एंड दैट। अब देखिए एक छोटी सी बात है, इसको आप समझ सकते हैं। हर बॉडी को टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी T टेम्परेचर की वजह से होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो होता है 3/2 kT। मैं यहाँ T को टेम्परेचर कर रहा हूँ, यूजुअली T को टाइम्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, यहाँ मैं T को टेम्परेचर लिख देता हूँ। T क्या है? T इज टेम्परेचर। तो K है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कोई पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो आप कह दीजिएगा K का डायमेंशन हो गया U/T। U है एनर्जी ml 2T-2 डिवाइडेड बाई, ये T को थीटा ही लिख दें तो अच्छा होगा कि इसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थीटा है, बाद में इसको K लिख देंगे तो हो जाएगा ml 2T-2 K-1, K जहां आपका टेम्परेचर है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन आपने लिख दिया कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT या K थीटा होती है, वेयर थीटा इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब अगर 27 डिग्री है तो उसमें 273 डिग्री जोड़ देंगे तो 300 उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक मोल की एनर्जी होती है 3/2 R थीटा। एक मोल, तो एक मोल की एनर्जी 3/2 R थीटा। R इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R का डायमेंशन भी हो जाएगा एनर्जी U/थीटा, दैट इज ml 2T-2, और इसको K लिख डालेंगे तो हो जाएगा ml 2T-2 K-1। तो आपने देखा कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट K इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट TZ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन भी निकाल लिया आपने, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन भी आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनका डेफिनेशन क्लियर है तो हम उस डायमेंशन को लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों बहुत ज़्यादा डायमेंशन के पीछे परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे हम लोग 11th में चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, वर्क जब पढ़ेंगे तो वर्क का डायमेंशन लिखेंगे, जब ग्रेविटेशन पूछेंगे तो जी का डायमेंशन लिखेंगे, पावर पढ़ेंगे तो पावर का डायमेंशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में जब आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखेंगे, म्यू नॉट का डायमेंशन लिखेंगे। अभी म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट या इस तरह के क्वांटिटीज़ को लिखने में परेशानी होगी, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और अगर कभी लगेगा किसी डायमेंशन को लिखने में तो हम लोग ठीक उसी वक्त लिख सकते हैं, पढ़ते लिखते वक्त। जब पढ़ रहे हैं कोई डायमेंशन आया, आपको नहीं समझ में आया, उसका डायमेंशन उसी वक्त हम लोग लिख डालेंगे। तो अगले दिन हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस की बात करेंगे। आज यहीं तक हम लोग जो कुछ हल्के फुल्के फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उनका डायमेंशन मैंने लिख दिया, और बहुत सारे डायमेंशन बचे भी हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो इस सब चीज़ों को जब हम लोग हीट और थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी लिखेंगे। ऑफ कोर्स आपका थर्मल कंडक्टिविटी का भी डायमेंशन लिखेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट भी लिखेंगे। अभी इसको लिखने की कोई बहुत जल्दी नहीं है, तो अगले दिन हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। थैंक यू।